चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हम लोगों ने अभी पूरा एक एक चीज को देखा कि अ, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। कि सबसे पहले एक ऑफर था यानी प्रपोजल था। फिर उसके ऊपर हमने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी यानी फ्री कंसेंट दे दिया। ठीक है, कि हाँ हम सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, सामने वाले ने जो ऑफर दिया हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब एक्सेप्टेंस जुड़ जाता है तो वो प्रॉमिस बना। प्रॉमिस में कंसिडरेशन यानी हमने पेमेंट दिया था, पेमेंट देते ही वो एक एग्रीमेंट हो गया। और एग्रीमेंट में लॉ सब कुछ चेक करके अप्रूव कर देगा यानी एनफोर्स कर देगा उस चीज को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता था। तो हम लोगों ने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के सारे कंडीशंस देख लिए थे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लिए थे। अब हम देखने जा रहे हैं ऑफर को पूरे डिटेल में। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट के पूरे 360 डिटेल को जानेंगे। तो सबसे पहला डिटेल, ऑफर या प्रपोजल। ठीक है, ये हमारे सेक्शन 2 क्लॉज ए में दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज ए। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या क्या बात दी गई है बहुत ध्यान से समझना। देखो, ऑफर या प्रपोजल की डेफिनीशन यहां पर क्या बताई गई। तो यहां पर बोल रहा है कि व्हेन अ पर्सन, ठीक है, जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है। ठीक है, जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है यानी कम्युनिकेट करता है। ठीक है, इस पूरे डेफिनेशन को देखो कैसे लिखा कैसे गया है। जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है यानी बताता है दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा कि वो कुछ करना चाहता है या कुछ नहीं करना चाहता है। ठीक है, और वो ऐसा इसलिए कर रहा है विथ अ व्यू, वो ऐसा इसलिए करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है ताकि सामने वाले इंसान का जो एसेंट है यानी अगेन एक्सेप्टेंस है या अप्रूवल है, वो with a view of attaining assent of other टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। यानी वो ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो सामने वाले इंसान का भी हाँ यानी कुछ करना या ना करना चाहता है बदले में। कि मतलब मैं आपके लिए कुछ करने के लिए रेडी हूं या कुछ नहीं करने के लिए, अगर आप कहते हो कि ये मत करो तो मैं वो भी ना करने के लिए भी रेडी हूं। लेकिन बदले में मैं ये ऐसा इसलिए करना चाह रहा हूं, ये जो मैं करना ना करना कर रहा हूं ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं कुछ आपसे भी चाहता हूं कि आप ये चीज करो या ये चीज मत करो, यानी बदले में मुझे कुछ चाहिए आपसे भी, इसलिए मैं ये चीज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं। तो यहां पर देखो एक एक वर्ड कैसे है। यहां पर बोल रहा व्हेन वन पर्सन, जब एक पर्सन, ठीक है, यानी उसका नाम है ऑफरर या उसी को कह लो प्रपोजर या प्रॉमिसर। ये एक नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। यानी जब एक ऑफरर कम्युनिकेट कर रहा है ऑफरी को, ठीक है, अपनी विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू। ठीक है, डू और एब्सटेन यानी नॉट टू डू। ठीक है, और उसका व्यू है ऐसा करने का इरादा इसलिए है ताकि वो सामने वाला यानी ऑफरी का, वो ऑफरी का भी एसेंट चाहता है यानी एक्सेप्टेंस चाहता है कि वो भी कुछ करे उसके कहने पर या कुछ ना करे। तो हम ये कहते हैं कि ही यानी ये जो ऑफरर है उसने एक प्रपोजल बनाया है यानी एक प्रपोजल दिया है, एक ऑफर दिया है। याद रखना, तो ऑफर वर्ड का मतलब हुआ कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ करने ना करने के लिए उस इरादे से अपना करना ना करना सामने रखता है, तो उसको जो सामने उसने रखा उसको हम एक ऑफर कहते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा ऑफर का डेफिनीशन। इतना क्लियर है अभी रूपा? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो इतने को।
नहीं, क्लियर। ठीक है। अब दूसरा वर्ड आता है प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस ये दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, प्रॉमिस वर्ड में जब एक पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड, यानी जिसको प्रपोजल दिया गया, ऑफर दिया गया, हु इज कॉल्ड ऑफरी, ये भी एक या प्रपोजी आर्टिफिशियल या नेचुरल पर्सन हो सकता है। तो जब एक पर्सन को, ठीक है, प्रपोजल दिया जाए, मतलब जिस इंसान को वो दिया जा रहा है, ठीक है, सिग्निफाइज यानी वही कम्युनिकेट करना यानी प्रॉमिस करना, हिज एसेंट देयर टू, ठीक है, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। तो ये क्या कह रहा है, जिस इंसान को ये प्रॉमिस या ये ऑफर दिया गया था, जब वो इंसान अब कम्युनिकेट कर दे, यानी अपनी एसेंट एक्सेप्टेंस दे दे, ठीक है, तो हम कहते हैं वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है। और क्योंकि वो एक्सेप्ट हो गया है, तो वो प्रपोजल को अब हम एक प्रॉमिस कहेंगे, ना कि प्रपोजल। तो याद रखना, ये क्या बोल रहा है कि जिस इंसान को यानी ऑफरी को हमने ऑफर दिया, जब वो उस पे अपना कम्युनिकेशन यानी एसेंट दे देता है, एक्सेप्टेंस दे देता है, बता देता है, ठीक है, तब हम मानते हैं कि वो ऑफर या प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है, यानी अब वो प्रॉमिस बन चुका है। अब उसे हम प्रॉमिस का ही नाम से बोलेंगे, ना कि एक्सेप्टेंस के नाम से, ठीक है, या ऑफर के नाम से, उन दोनों नाम से नहीं, अब प्रॉमिस के नाम से जाना जाएगा वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉमिस का डेफिनेशन। अब देखो, जो प्रॉमिस करता है उसको हम कहते हैं प्रॉमिसर, और जिसको प्रॉमिस करता है उसको हम कहते हैं प्रॉमिसी। तो वन हु मेक्स द प्रॉमिस इज प्रॉमिसर एंड टू whom इट इज मेड इज प्रॉमिसी। और ये दोनों आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं और ये नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने ऑलरेडी आर्टिफिशियल और नेचुरल पर्सन क्या होता है समझाया है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉमिस। इसके अंदर में आपको कुछ पूछना है क्या, या क्लियर है इतना? हाँ अभिरूपा। क्लियर है। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसीडरेशन। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। कंसीडरेशन वर्ड अगर आप अच्छे से समझ गए ना, तो देखना कितना ज्यादा बेस्ट मतलब आप फिर करोगे। ठीक है, कंसीडरेशन हर जगह पर यूज होने वाला है। ठीक है, ध्यान सुनना। कंसीडरेशन 2 क्लॉज डी के अंदर में दिया गया है। और देखो, इसकी डेफिनेशन में पहले पढ़ता हूं, क्योंकि इसका डेफिनेशन ना बहुत घुमा कर बोला गया है। ठीक है, बोल रहा है, when at desire of promiser the promisee or any other person has done something, abstained from doing something, or promised to do or abstain from doing something, such act या abstinence या promise is called consideration for the promise। अब ये क्या बोला, बहुत ध्यान सुनना। जब जब एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर, एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर, यानी कि कंसीडरेशन का खास बात ये एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या कंसीडरेशन हम जो भी मन, जैसे भी मन, जब भी मन दे सकते हैं? आप बोलोगे नहीं, ये डिजायर ऑफ प्रोमिसर यानी जो प्रॉमिस करने वाला इंसान है, उसके डिजायर के हिसाब से चलेगा। वो बताएगा हमें कि कैसे, कब, कितना पेमेंट करना है, या कि उसको कैश चाहिए या उसको काइंड में चाहिए या उसको कोई काम करवाना है, वो जैसा बताएगा उस वे से जाना चाहिए। याद रखना। तो अगर पूछेगा कंसिडरेशन किसके अकॉर्डिंग मूव करना चाहिए या कंसिडरेशन किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि वो हमेशा प्रॉमिसर के हिसाब का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा लाइन क्या बोल रहा है कि जब प्रॉमिसर के मुताबिक,
ठीक है, उसके डिजायर के हिसाब से, प्रॉमिसी या एनी अदर पर्सन, तो क्वेश्चन इस पे पूछता है कि ये जो कंसिडरेशन पे करने वाला इंसान है, प्रॉमिसी है, क्या ये हमेशा प्रॉमिसी को ही पेमेंट करना होगा या कोई और भी करने जा सकता है उसके बिहाफ पे। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन यानी ऑन बिहाफ, ऑन बिहाफ कोई और जाएगा तो अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। आप प्रॉमिसर ये बताएगा कि क्या पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करना है, लेकिन वो पेमेंट का मोड बता दिया तो आप भी जा सकते हो, आप अपने बिहाफ पर भी किसी को भेज सकते हो कि जाओ पेमेंट करके आ जाओ। ठीक, तो याद रखना किसके हिसाब से चलेगा पेमेंट, तो प्रॉमिसर। लेकिन कौन कर सकता है पेमेंट, तो प्रॉमिसी भी कर सकता है, यानी या उसके बिहाफ पर कोई थर्ड पर्सन भी जाके कर सकता है। अच्छा, अब देखो ये पेमेंट में आगे की लाइन क्या बोल रहा है, हैज डन समथिंग, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कंसिडरेशन यानी टू डू। वो बोल सकता है कि यार मेरे को पैसे नहीं चाहिए, तुम मेरे को ये काम करके दे दो। या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इसको कहते हैं नेगेटिव कंसिडरेशन, यानी वो बोला है यार प्लीज ये काम मत करना, उसके मना करने की वजह से अगर हमने कुछ नहीं किया है तो वो भी एक तरीके का हमने उसके लिए काम करके दिया। यानी वो इंसान बोल रहा है यार मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम कोर्ट में केस मत करना, तुम उसको ये बात मत बताना, तो वो ना करना भी ना उसके लिए कंसिडरेशन है। तो याद रखना कंसिडरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी टू डू भी हो सकता है, नॉट टू डू भी हो सकता है। ठीक, अच्छा, ये तो हो गया कि हो चुका। ठीक है, ये हो गया हमारा पास्ट टेंस, ये तो हो गया हमारा पास्ट टेंस में कि कुछ करना था तो कर दिया या नहीं करना था तो नहीं किया। या प्रोमिसेस टू डू, यानी ये फ्यूचर वाली बात हो गई, ये फ्यूचर टेंस की बात, कि वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा। या एब्सटेन यानी नॉट टू डू, नहीं करूंगा, ये भी फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, नॉट टू डू, तो याद रखना टू डू और नॉट टू डू, ठीक है, ये भी फ्यूचर की बात हो रही है। तो याद रखना कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है, यानी कुछ कर चुका भी हो या कुछ नहीं भी किया हो, या कुछ करेगा या कुछ नहीं करेगा, दोनों ही कंसिडरेशन माने जाएंगे। तो वही बोल रहा है सच एक्ट, उसका करना, या एब्सटिनेंस ना करना, या करने ना करने का वादा करना ही कंसिडरेशन है दूसरे के लिए। ठीक है, दूसरे के लिए वो कंसिडरेशन ही है, एक तरीके से कंसिडरेशन ही है। तो यही चीज को यहां पर समझाया गया। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखोगे। तो ये क्या बोला कि जब प्रॉमिसर के अकॉर्डिंग प्रॉमिसी या कोई थर्ड पर्सन कुछ काम करता है या उसके मना करने की वजह से नहीं करता है, या प्रॉमिस करता है कि वो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, तो वो करना या ना करना या वो प्रॉमिस ही उस सामने वाले इंसान के लिए कंसिडरेशन जैसी वर्क करती है। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहां पर लिखा है, देखो मोड ऑफ पेमेंट कैसा हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक, तो जो पास्ट में हो चुका होता है उसको हम एग्जीक्यूटेड कह देते हैं, और जो फ्यूचर में होगा, ठीक, वो एग्जीक्यूटरी नेचर का है। ठीक है, जो होगा, तो इसको हम मोड ऑफ पेमेंट कह लिए या वे ऑफ प्रॉमिस कह लिए, एग्जीक्यूटेड वर्सेस एग्जीक्यूटरी। ये मैंने समझाया भी था जब कॉन्ट्रैक्ट को समझाया था उसके टाइप्स। ठीक है, अब देखो इसी के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ डायग्राम बना दिए कि कंसिडरेशन कैन बी इन कैश ऑल्सो, कैन बी सम वर्क ऑल्सो, यानी काइंड में भी हो सकता है, या कोई सर्विस, गुड्स या सर्विस में भी हो सकता है। कुछ ना करना भी, काम ना करना भी कंसिडरेशन हो सकता है, ये एब्सटेनेंस वाला एब्सटेन वर्ड के लिए है। लेकिन खास बात इसमें देखो क्या बोल रहा है, कंसिडरेशन जब भी मूव करेगा टू वे होगा, यानी एक हाथ से दो एक हाथ से लो, यानी ऐसा नहीं होगा कि बस गिव गिव हो या बस टेक टेक हो, गिव एंड टेक होगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ आप फीस दिए मैं पढ़ा रहा हूँ,
दोनों एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं यहाँ। तो यही चीज ये बोल रहा, वन वे नहीं चलना चाहिए। वन वे चलेगा ना तो यहाँ पर रूल टूट जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो टू वे होना चाहिए हमेशा, यानी ऑफरर ऑफरी को, ऑफरी ऑफरर को, यानी प्रॉमिसर प्रॉमिसी को, प्रॉमिसी प्रॉमिसर को कंसिडरेशन देगा, दोनों लोग एक दूसरे को देंगे। अब ध्यान सुनना, ये हमेशा रियल नेचर का होना चाहिए, कंसिडरेशन रियलिस्टिक होना चाहिए, हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए, इल्यूजन वाला नहीं होना चाहिए, हाइपोथेटिकल या इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए, हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए। इसका मतलब है आप ऐसे नहीं कह सकते कि यार मेरा आशीर्वाद तो मैंने दिया ना, उसने मेरे लिए ये काम करके दिया, बदले में मैं दुआ दे रहा हूं उसको, नहीं नहीं, दुआ जैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। ठीक है, इमोशन जैसा यहाँ पर कुछ नहीं होता, कुछ रियल होना चाहिए जिसको हम काउंट कर सके या देख सके। ठीक है, समझ में आए कि वो दिया भी गया है। ठीक है, तो वही चीज ये बस बोल रहा है कि कंसिडरेशन टू वे होना चाहिए, रियल नेचर का होना चाहिए, हाइपोथेटिकल या इल्यूजनरी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर कंसिडरेशन के लिए बताया है। एक एक बात मैंने एक ही डायग्राम के अंदर रख दी है, इसको समझाने के लिए बहुत बड़ा स्लाइड बनता है बाद में। ठीक है, इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। आगे बढ़े। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, देखो इसका मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव वाले के लिए एक एग्जांपल लिया। ठीक है, अब पॉजिटिव वाले में देखो एग्जांपल में क्या है, लेट सपोज कि एसएस राजा मौली और प्रभास बाहुबली के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है। ठीक है, एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। क्या होता है, ध्यान सुनना। राजा मौली बोलते हैं, ये जो डायरेक्टर साहब हैं, डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि भाई तुम मेरे मूवी में काम करोगे, तो प्रभास सामने से क्या करता है, एग्री कर जाता है। बदले में ये इसको 10 करोड़ देंगे, और बदले में ये इसको काम करके देगा, ये एक्टिंग करके देगा। तो यहां पर क्या हुआ, ये हुआ एक ऑफर, ये हुआ उसका एक्सेप्टेंस। ठीक, अब इनके बीच ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ तो बन गया प्रॉमिस। अब देखो प्रॉमिस की खास बात, एक प्रॉमिस इसने भी किया कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, एक प्रॉमिस इसने भी किया कि मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा। तो एक काम का प्रॉमिस कर रहा है, एक पैसे का प्रॉमिस कर रहा है। तो जब ये काम वाले के लिए ना प्रभास प्रॉमिसर बनेगा और ये प्रॉमिसी बनेगा, और ये पैसे के लिए ये प्रॉमिसर बनेगा और प्रभास प्रॉमिसी बनेगा। तो इस तरीके से प्रभास वर्सेस यहाँ राजा मौली का जो केस है, तो इन दोनों में किस तरीके से हुआ, एक बार प्रॉमिसर डायरेक्टर बना, एक बार प्रॉमिसर एक्टर भी बना। इसीलिए हम क्या कहते हैं एग्रीमेंट को, इट इज सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। दो प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस बिकम्स एग्रीमेंट। तो अब देखो, जब प्रॉमिस हो गया, इसमें कंसीडरेशन जुड़ गई, तो प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन बिकम्स एग्रीमेंट। इसमें कोई झोल लपाटा तो लग नहीं रहा, कुछ गड़बड़ तो है नहीं, तो भाई ये आगे जाकर बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसको एनफोर्सेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल। ठीक, अब नेक्स्ट सुनना, इसी के जस्ट आगे नेगेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट सपोज इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन तो हो गया था। ठीक है, अब नेगेटिव वाले में क्या हुआ, नॉट टू डू या एब्सटेन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब राजा मौली और इसके बीच जो पहले काम था, बाद में मान लो प्रभास ने डिनाई कर दिया, वो काम करने से मना कर दिया, यानी इसने क्या किया, अपना प्रॉमिस तोड़ा, इसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अब राजा मौली बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि यार तुम मेरे ऊपर ना केस मत करो, मैं बदले में तुमको 10 करोड़ दे देता हूं।
अब प्रभास बोल रहा है कि मैं तुम्हें 10 करोड़ दे देता हूं, तुम बस मेरे ऊपर केस मत करो। तो अगर ये इंसान सू नहीं करता, मना कर देता है, चलो ठीक है तुम पैसे दे रहे हो तो नहीं करूंगा, तो यहां पर देखो क्या हुआ, नॉट टू डू। उसने पैसा इसलिए नहीं दिया कि वो राजा मौली कुछ करे, उसने पैसा इसलिए दिया ताकि वो कुछ ना करे, दैट इज कि वो केस ना करे। तो यहां पर नेगेटिव कंसिडरेशन हो गया, यानी इसको हम कहते हैं एब्सटिनेंस या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। कुछ चीज को रोकने के लिए अगर पैसा देते हो, तो यहां पर देखो क्या हुआ। अगर मैं ये बोलूं कि अगला इंसान क्या कर रहा है, ये केस नहीं करेगा, तो ये ना केस करने का प्रॉमिस दिया, और ये इसको 10 करोड़ रुपए देगा, तो ये पैसा पेमेंट करने का इसको प्रॉमिस दिया। तो अगेन यहाँ प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस हो गया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस से एग्रीमेंट बन गया, और कंसिडरेशन है ही, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसमें कुछ गड़बड़ है नहीं, ठीक है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है, ठीक है, आउट ऑफ कोर्ट आर्बिट्रेशन हो सकती है बाहर भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यहां पर मैंने इसका कंक्लूजन ये बनाया है, देखो कि जब एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, तो ऑफरर का नाम प्रॉमिसर बन जाता है, ऑफरी का नाम प्रॉमिसी बन जाता है। लेकिन यहां लिख दे रहा हूं, एक बार दोनों प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी बनते हैं, मैंने बताया कि एक बार दो प्रोमिसेस होते हैं ना दोनों साइड से, कोई इंसान कुछ देने के लिए करता है, कोई इंसान दूसरा कुछ और उसके बदले देने के लिए। तो जो जिस चीज को करने या देने के लिए कहा है, वो उस चीज का प्रोमिसर है, सामने वाला प्रोमिसी होता है। तो अल्टीमेटली अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में मैं बोलूं, तो एक बार प्रोमिसर और प्रोमिसी होते हैं, फिर अगेन एक बार ये प्रोमिसर और प्रोमिसी होते हैं, ठीक। तो अल्टीमेटली एक कॉन्ट्रैक्ट में दो प्रोमिसर और दो प्रोमिसी होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक बार दोनों को बनना पड़ जाता है। तो दो प्रोमिसेस होते हैं, याद रखना हमेशा, सेट ऑफ टू प्रोमिसेस, ठीक है। तो ये देखो मैंने वही बोला, जब ऑफर कोई दिया तो उसने वो काम के लिए प्रॉमिस किया, जब कोई एक्सेप्टेंस दिया तो उसने दूसरा प्रॉमिस किया। तो दो प्रॉमिसेस टोटल यहाँ प्रॉमिस हो गया, उसमें कंसिडरेशन जोड़ के एग्रीमेंट बना दिए, एग्रीमेंट में लॉ से एनफोर्सेबिलिटी चेक करवा लिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट बना दिए। तो ये टोटल हमारा एक तरीके का ये एग्रीमेंट बनाने का या कॉन्ट्रैक्ट बनाने का प्रोसेस है। इतने में कोई डाउट तो पूछ लो अभी। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा इस तरीके का पूरा ऑफर के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, ठीक है। ऑफर क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, ठीक है, कंसिडरेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिडरेशन क्या होते हैं, ठीक है। अब ऑफर को और डिटेल करने जा रहे हैं, ठीक है। यानी जैसे हमने देखा था एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 10 खास बातें होती हैं तब जाके वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसी तरीके से एक वैलिड ऑफर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तब जाकर वो एक्चुअल में वैलिड ऑफर का नाम बन पाएगा, ठीक है। मतलब इतनी सारी चीजें होंगी तब जाकर वो एक वैलिड ऑफर कहलाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इसके अंदर में, तो ये क्या बोल रहा है, बिफोर एन ऑफर, ठीक है, एक ऑफर के होने से पहले, ऑलवेज का कंडीशन नहीं है, जनरली क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर दिया जाता है। ऑफर से पहले इनविटेशन टू ऑफर होता है, ठीक है। ऑफर को आप मना नहीं कर सकते, आप डिनाई नहीं कर सकते। ऑफर यानी एक बार आपने दे दिया, वंस ऑफर इज मेड, आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाओगे। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में आप विड्रॉ कर सकते हो, आप मना भी कर सकते हो,
ठीक है, एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्टेंस में हाँ और ना अलाउड है, आप कह सकते हो, लेकिन एक बार आपने किसी को ऑफर दे दिया, ठीक, तो फिर अगर वो ना कह देता है तो बात अलग है, लेकिन आप बैकआउट नहीं कर सकते, ठीक। तो यही चीज के लिए ये क्या बोल रहा है कि एक होता है ऑफर और एक होता है इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर में आप बैकआउट भी कर सकते हो, बाद में आप मना भी कर सकते हो। तो देखो एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, जैसे स्कूल में एडमिशन फॉर्म जब आउट होता है ना, तो ये ऑफर नहीं होता, ये ऑफर नहीं होता, ये इनविटेशन होता है टू ऑफर, कि आओ आप मुझे ऑफर दो, आओ आप मुझे ऑफर दो। और जब मैं फॉर्म सबमिट करता हूं ना, तो आई ऑफर टू स्कूल की आप मेरे बच्चे का एडमिशन ले लो, आई सेंड अ ऑफर टू स्कूल। अब अगर वो एडमिशन ले लेता है तो वो एक्सेप्टेंस देता है, लेकिन वो ना भी ले तो भी चलेगा, बिकॉज एक्सेप्टेंस दी भी जा सकती है, हाँ भी कह सकते हैं और ना भी। याद रखना, हमें लगता है कि ये इनविटेशन कार्ड यानी एडमिशन फॉर्म, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो मिलता है वो ऑफर है, नहीं, वो ऑफर नहीं होता, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। हम जब फॉर्म भरते हैं ना, वी ऑफर टू कंपनी, ठीक है, वी ऑफर टू कंपनी की आप क्या हमारे बच्चे का एडमिशन लेना चाहोगे, सामने वाला यस और नो दोनों कर सकता है। इसी तरीके से जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, कोई सामान, कोई टी शर्ट वगैरह या कोई ये प्रोडक्ट वगैरह डिस्प्ले पे रखा होता है, ये ऑफर नहीं होता, ये इनविटेशन होता है कि आप आकर मुझे ऑफर दो कि यू वांट टू बाई इट और नॉट। तो जब मैं आस्क टू बाई करता हूं कि मुझे ये लेना है, देन आई गिव द ऑफर टू दैट शॉप ओनर कि आप क्या मुझे ये शर्ट बेचना चाहोगे। वो हाँ भी कह सकता है और नहीं भी, वो हाँ भी कह सकता है और वो नहीं भी, कि हाँ मुझे सेल करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो याद रखना, कई बार बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑफर तो विड्रॉ हो ही नहीं सकता एक बार दे दिए तो वो लोग ये वाले केसेस में सोचते हैं कि इस मॉल ने या स्कूल ने तो ऑफर दिया था, ये कैसे विड्रॉ कर सकता है, बाद में ना कैसे कह सकता है। आप अपने ऑफर को ना कह ही नहीं सकते, तो ऑफर को ना नहीं कह रहे। ये क्या था, ऑफर, ऑफर, ये ऑफर को विड्रॉ नहीं कर रहे, इनविटेशन टू ऑफर था, आपने ऑफर दिया, तो ये मेरा जो ना कहना हाँ कहना हुआ वो एक्सेप्टेंस का पार्ट हुआ, ये एक्सेप्टेंस का पार्ट हुआ, ना कि ये ऑफर का पार्ट। ये याद रखना, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा केस लॉ हुआ था, ये देखो। और एग्जाम में केस लॉ बहुत आते हैं, इसलिए पहला केस लॉ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। और ये एग्जाम में आया हुआ केस लॉ है, केस लॉ का नाम है हैरिस वर्सेस निकर्सन, ठीक है, हैरिस वर्सेस निकर्सन। हैरिस वर्सेस निकर्सन केस में हुआ क्या, बहुत ध्यान सुनना। हैरिस, यहाँ पे ना चल रहा है ये सीन ऑक्शन का, यहाँ पर बोली लगाई जा रही है, बोली में प्रोडक्ट रखा है डिस्प्ले पे, एक पेंटिंग रखी गई है डिस्प्ले पे, यहाँ पे बहुत सारे बिडर, बिड करने वाले लोग, बहुत सारे लोग आए हुए थे, जिसमें से एक बिडर का नाम था निकर्सन, ठीक है। और ये जो बिड को फाइनल करने वाला इंसान है उसका नाम था हैरिस, ठीक है। तो हुआ क्या कि इसने ऑक्शन के बारे में लोगों को पर्चा बांटा, तो दैट पर्ची वाज इनविटेशन, इसने इनवाइट किया। अब सब लोग आए और फॉर्म सबमिट किया, तो इन बिड वाले लोगों ने कि मुझे सामान, क्या आप मुझे सामान बेचना चाहोगे का ऑफर दिया। और जिसने हाईएस्ट बिड की, मान लो ये इंसान था, इसने हाईएस्ट किया, तो हैरिस ने इसको बेच दिया ये। तो निकर्सन ने क्या किया, फाइल किया कोर्ट में केस और बोला कि मैं उतने दूर से आया हूं, मुझे मेरे ट्रैवलिंग का खर्चा रिम्बर्स करके दो, मुझे मेरे ट्रैवलिंग का खर्चा रिम्बर्स करके दो, मैं उतने दूर से आया हूं। तो जब कोर्ट में ये केस गया, तो कोर्ट ने बोला कि ये जो ऑक्शन था ना, ऑक्शन में बुलाना, वो इनविटेशन टू ऑफर था, ना कि ऑफर।
तो इनविटेशन टू ऑफर में सामने वाला इंसान ने आपको कोई ऑफर एज सच दिया नहीं है, आप आकर उसे ऑफर दिए हो, तो उसके पास पूरा राइट है आपको यस और नो, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का। यहाँ पे उसका हाँ और ना कहना वो कोई ऑफर नहीं है, वो तो एक्सेप्टेंस है आपके दिए ऑफर का। तो उसके पास राइट है टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट। तो इसलिए आपका ये केस वैलिड नहीं है, आपको रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, एग्जाम में अगर ये केस लॉ आता है तो आपको मेन बात ये बतानी होती कि ये जो ऑक्शन लगा था, ऑक्शन इनविटेशन टू ऑफर का पार्ट है, ऑफर का पार्ट नहीं होता। इसलिए इनविटेशन टू ऑफर में तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, मतलब इनविटेशन टू ऑफर तो आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन होता ही नहीं है उसके लिए। ठीक है, ऑफर की ऑब्लिगेशन होती कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आप बैकआउट नहीं कर सकते। तो इस चीज को याद रखना, हैरिस वर्सेस निकर्सन का केस, ये पहला केस लॉ है आपका पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अभी जो मैंने आपको बताया। इतना समझ में आया? ठीक है। दूसरा, इसी तरीके से ये केस लॉ का नाम नहीं है इसमें, ठीक है, ये एक केस है बस, कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उससे पहले देती है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में ही लिखा है, इट इज इनविटेशन टू ऑफर, इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज इनविटेशन टू ऑफर। तो कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है, हम देखकर जब शेयर के लिए एप्लीकेशन भरते हैं ना, तो वी गिव द ऑफर टू कंपनी की आप अपने कंपनी के शेयर क्या मुझे देना चाहोगे, तो वो अलॉट करके अपनी एक्सेप्टेंस देती है कि हाँ हम देना चाहेंगे, एक्सेप्टेंस देती है। इस चीज को याद रखना कि ये जो प्रोस्पेक्टस है ये ऑफर का पार्ट नहीं, इनविटेशन टू ऑफर का पार्ट है। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, दैट इज द ऑफर मेड बाय यू टू द कंपनी, एंड कंपनी जो बदले में अलॉटमेंट करती है वो कंपनी का, और जिसको नहीं करती, नो अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट या फुल अलॉटमेंट, वो कंपनी का एक्सेप्टेंस का वे है। ठीक है, वो कंपनी का एक्सेप्टेंस है। इस चीज को याद रखना, भूलना मत, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए कि एग्जाम में इन सब से ही जुड़ा कुछ केस लॉ बना देता है। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में, कि जो प्राइस लिस्ट होती है ना, कहीं भी आप जाते हो तो प्राइजेस वगैरह दिया रहता है चीजों का, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है, ना कि ऑफर। कोई भी चीज का कैटलॉग वगैरह आप जब देखते हो, जैसे ये पेंट वगैरह जाते हो तो देखते हो कि कौन कौन से कलर है, या टाइल्स वगैरह में कैटलॉग वगैरह देखते हो, और डेकोरेशन वगैरह आइटम में कैटलॉग देखते हो। तो ये जो कैटलॉग देखते हो ना आप, ये भी एक इनविटेशन है। हम जो कोचिंग का आप लोगों को पैम्पलेट बांटते हैं ना, वो भी एक इनविटेशन है, ना कि ऑफर। ये जो लीफलेट्स, पैम्पलेट्स, लीफलेट्स यानी वही छोटे छोटे जो पीसेस में दिए जा रहे हैं, ठीक है। मेन्यू कार्ड जो होता है होटल वगैरह में आप जाते हो, वो भी एक इनविटेशन का कार्ड है। एडवर्टाइजमेंट भी एक इनविटेशन का पार्ट है, ठीक है, ना कि ऑफर का। डिस्प्ले पे कोई सामान जब रखा होता है, ये सब जैसे रखा है, ठीक है, तो ये भी क्या है, इनविटेशन है। बैनर होर्डिंग अगर कहीं लगाई रहती है ना, तो वो भी इनविटेशन का पार्ट है, वो सब ऑफर नहीं है। यानी कि आप कोई भी चीज को ऐसे देख कर जाकर उनसे मांगो तो वो हाँ और ना कह सकते, बिकॉज जब आप मांग रहे हो तो आप ऑफर कर रहे हो सामने वाले को, उसके पास एक्सेप्टेंस देना या ना देना दोनों का ऑप्शन होता है। ठीक है, बिकॉज उससे पहले वाला स्टेप इनविटेशन टू ऑफर का था, ना कि ऑफर का। ठीक, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, एग्जाम में इसके ऊपर कई बार 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छे से इसको समझ के रखना। ठीक, अब आगे चलते हैं। इनविटेशन टू ऑफर हो गया, बट एक चीज मैंने यहाँ लिखा है, देख लो यहाँ पर, इट इज जनरली नॉट ऑलवेज, इट इज जनरली नॉट ऑलवेज। ठीक है, जनरली। अब दूसरा कंडीशन एक वैलिड ऑफर में आने के लिए, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इस बात को याद रखना, ऑफर सामने वाले जो ऑफरी है
उसको पता होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। और ध्यान से सुनना यहाँ पर देखो, यानी ऑफरी को नॉलेज होना चाहिए ऑफर के बारे में। कब कब कब? जब वो ऑफर किया गया था, बाद में नहीं। लिख रहा हूं, बाद में नहीं, बाद में नहीं, जब मैंने ऑफर किया तब आपको पता होना चाहिए। अब ये तो वही बात हो गई कि मैं पिछले साल एक ऑफर निकाला था, इस साल आपको पता चल रहा है और आप कह रहे हो मैं उसकी एक्सेप्टेंस दे दूंगा। ऐसे नहीं होता। जब ऑफर दिया जाता है तब उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, बाद का नहीं। इसके ऊपर दूसरा केस लॉ है आपका, और ये भी एग्जाम में कई बार आया केस लॉ है और बहुत प्रोमिनेंट। ध्यान सुनना, केस लॉ का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ठीक है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का क्या मतलब है, यानी क्या केस लॉ हुआ था इसमें? देखो, इसमें क्या हुआ, गौरी दत्त जो था ना, गौरी दत्त का एक नेफ्यू था, ठीक है, और वो एक दिन गुम गया। जब गुम गया तो गौरी दत्त का एक नौकर था जिसका नाम था लालमन। गौरी दत्त ने लालमन को बोला कि जाओ उसको खोज कर लेकर आओ। उसकी तलाश में, ठीक है, उसके तलाश में लालमन वहां से निकल गया। उसके निकलने के बाद जब वो काफी दूर चला गया, मतलब गांव के बाहर चला गया खोजते खोजते, तो लालमन ने ना एक रिवॉर्ड अनाउंस किया कि जो भी खोज के लाएगा मैं उसको 501 रुपए इनाम में दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद आ, मतलब ये एक दिन बाद लालमन क्या हुआ, खोज कर लेकर आया उसके नेफ्यू को, ठीक है। अब नेफ्यू को खोज के आकर दे के चला गया। जब वो जा रहा था तो उसके पड़ोसी लोग बोले कि हाँ लालमन, तुम्हारा तो आज बहुत अच्छा हुआ होगा, 501 रुपए तुमको मिला। ये बहुत जमाने पहले की बात है, उस वक्त 501 रुपए लाखों रुपए के बराबर थे तब वाला। तुम्हारा तो चांदी हो गया भाई, 501 रुपए पाए हो। तो ये बोला कैसे 501 रुपए? तो ये बताएं कि भाई जो खोज कर लाएगा, ये तो अनाउंस किए थे गौरी दत्त की, जो खोज कर लाएगा उसको 501 रुपए का इनाम मिलेगा। तो लालमन गया गौरी दत्त के पास और अपने बोला कि साहब मेरा इनाम दे दीजिए। तो गौरी दत्त मना कर दिया, बोला कि कैसा इनाम? तो वो बोला कि आपने ही बोला है, सारे गांव वाले भी बोल रहे हैं कि आपने 501 रुपए का इनाम निकाला था। तो वो बोला कि भाई जब मैंने ऑफर दिया तब तो तुम प्रेजेंट ही नहीं थे, तब तो तुम्हें ऑफर का नॉलेज ही नहीं था, और अब तो तुम खोज कर जब ले आए हो तुमको ऑफर बाद में पता चल रहा है। तो जब तक तुम्हें ऑफर मिला ही नहीं तुम एक्सेप्टेंस दे कैसे सकते हो उस चीज की? और जब एक्सेप्टेंस दिए नहीं तो मेरे और तुम्हारे बीच प्रॉमिस ही नहीं है कोई। तो मैं ये 501 रुपए देने के लिए तुम्हें लायबल नहीं हूं, ठीक है। अब लालवन बेचारा गुस्से में चला गया कोर्ट। तो कोर्ट को सारी जब बात पता चली तो कोर्ट ने क्या बोला कि भाई जब तुम्हें ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला, तो तुम एक्सेप्टेंस देने के हकदार ही नहीं हो, मतलब काबिल ही नहीं हो। और जब एक्सेप्टेंस हुई नहीं तो प्रॉमिस बन नहीं सकता। सिंस ये प्रॉमिस है ही नहीं तो मैं इसको एनफोर्स कैसे कराऊं, यानी तुम्हारे और उसके बीच एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनवाऊं कैसे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि प्रॉमिस ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो इसलिए यहां पर गौरी दत्त जीत गया। हालांकि गलत है ये, लेकिन मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, मेरे टीचर से मैंने सीखी ये लाइन और बहुत सही है। लॉ इज नॉट इक्वल्स टू मोरल साइंस, ठीक है, याद रखना। लॉ इज लॉ, वो मोरल साइंस नहीं है, उसमें सही और गलत की परख नहीं होती, ठीक है। लॉ लॉ है, जो प्रूव कर देगा वो सही हो या गलत वही जीतेगा, ठीक है। तो इसने प्रूव कर दिया अपना, ठीक है, खराब आदमी ने, ठीक है, बेचारा लालमन का मुंह लाल हो गया, ठीक है, वो काम नहीं कर पाया भाई, उसको पैसे भी नहीं मिले, ठीक है। तो इस चीज को याद रखोगे, ये एग्जाम में आया, बहुत रेलेवेंट केस है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, यानी ऑफरी को ऑफर का नॉलेज होना चाहिए उसी वक्त जिस वक्त वो ऑफर दिया गया हो। बाद में कभी आए और बाद में पता चला तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस लॉ, बहुत रेलेवेंट है एग्जाम के लिए। तो दो केस लॉ हो गया, हैरिस निकर्सन एंड लालमन वर्सेस गौरी दत्त। तीसरा कंडीशन है कि ऑफर जो हो ना,
वो डेफिनिट होना चाहिए, वो सर्टेन होना चाहिए, नॉट वेग होना चाहिए। डेफिनिट कहने का मतलब उसका जो भी बात, जो भी चीज़ लिखा है वो एग्ज़ैक्ट वर्ड में हो, एप्रॉक्स ना हो। सर्टेन उसकी मीनिंग फिक्स हो, वेग मीनिंग मतलब फ्लक्चुएटिंग मीनिंग ना हो, और वो जो मीनिंग हो उसका एक ही मतलब वो वर्ड का एक ही मीनिंग निकले, डबल ट्रिपल मीनिंग ना हो, यानी एम्बिगुअस कंफ्यूजिंग वर्ड ना हो, ठीक है? यानी उसके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत क्लियर, प्रिसाइज, एग्जैक्ट होने चाहिए। एग्जाम्पल देखो यहाँ, राजू ने बोला आस्क टू परचेज अ फ्लैट आफ्टर अ हैंडसम डेकोरेशन। राजू ने बोला कि मैं तुम्हारा ये घर खरीद लूंगा, लेकिन मुझे ये घर को खरीदूंगा मैं तब जब तुम इसका बहुत हैंडसम डेकोरेशन करके दो मुझे। अब हैंडसम वर्ड हर इंसान के लिए अलग है। हैंडसम इन द सेंस बहुत ब्यूटीफुल या बहुत अच्छा, लेकिन अच्छा का कोई पैरामीटर नहीं होता ना। कई लोगों को एकदम डार्क सा रेड कलर बड़ा पसंद आ जाता है, मेरे को तो देख के ही नहीं पसंद आता है, लगता है क्या ही कलर है। कई लोगों को अलग अलग चॉइस होती है। तो हैंडसम वर्ड का कोई डेफिनिट या सर्टेन मीनिंग नहीं है, इसलिए ये एक प्रॉपर ऑफर नहीं है। इसी तरीके से गोगी का बात मान लो, गोगी ने बोला कि मैं 100 लीटर ऑयल बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदोगे? यहाँ पे ऑयल कौन सा है? मस्टर्ड ऑयल है, कैरोसिन ऑयल है, क्या है? ये तो पहले ऑयल का नेचर ही नहीं पता। तो ऐसे जगह पर, ऐसी चीजों पर ऑफर वैलिड नहीं होगा। यानी ऑफर जब भी हम देंगे कोई भी चीज में, तो इट शुड बी एग्जैक्ट, इट शुड बी फिक्स्ड, एंड इट शुड हैव सिंगल मीनिंग, ठीक है? नहीं तो ऑफर वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा, यानी प्रॉपर ऑफर नहीं होगा वो, ठीक है? तो ऑफर के 3 फीचर हो गए कि पहले एक इनविटेशन होगा, ऑफर का प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, और जो भी कम्युनिकेशन, जो भी ऑफर होगा वो उसका मीनिंग डेफिनेट सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, ठीक? फोर्थ यहाँ पे फीचर, ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। यानी मैंने ये तो शुरू में ही बताया था कि जो चीज का लीगल रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि अगर आप एक सोशल इनविटेशन दे रहे हो तो वो ऑफर में नहीं आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका इंटेंशन, जब आप ऑफर या ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हो, आपका इंटेंशन ही नहीं है कि सामने वाला अगर नहीं ये किया तो मैं उसको केस करूंगा ही नहीं, अगर नहीं करने का, केस करने का नहीं है ना अगर आपके दिल दिमाग में, तो फिर वो एक वैलिड ऑफर नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि एक एग्जांपल, इसने, ठीक है, इस इंसान ने इस दूसरे वाले इंसान को बर्थडे पे इनवाइट किया। सामने वाला इंसान बहुत दूर बर्थडे के वेन्यू पे पहुंचा, वहां पे कोई इंसान अवेलेबल ही नहीं था। तो भाई अब ये इंसान इसके ऊपर केस फाइल करता है, तो कोर्ट बोलता है भैया सोशल इनविटेशन है, वो सामने वाला आपको ऑफर देते वक्त ये नहीं सोचा था, या आप भी ये नहीं सोचे थे कि वहां अगर नहीं मिला कोई तो केस कर दूंगा। तो सिंस इसमें कोई लीगल रिलेशनशिप इंटेंशन ही नहीं था किसी का केस वेस करने का, तो ये सोशल नेचर का है, इसमें लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये वैलिड ऑफर फॉर्म नहीं करता, ठीक? ऑफर एक्सप्रेस भी होता है, इम्प्लाइड भी, यानी आप ओरल भी दे सकते हो ऑफर, रिटर्न में भी दे सकते हो ऑफर, या बाई कंडक्ट भी ऑफर हो जाता है। बाई कंडक्ट का एग्जांपल मैं हमेशा बोलता हूं कि आप बस स्टॉप पे खड़े हो, बस आती है, कंडक्टर कुछ नहीं बोलता, आप यहाँ चढ़ गए, आप जाकर अगले स्टेशन पर उतर गए, ठीक, आपने उसको बीच में पैसे जो देने थे दे दिए, भैया ना बात हुई ना कुछ हुआ, लिखा पढ़ी नहीं हुआ, सीधा सीधा ये इम्प्लाइड ऑफर हो गया। इम्प्लाइड ऑफर मतलब बिना बोले या बिना लिखे, ठीक है? ऐसे ही आप गाड़ी लेकर जा रहे थे, ट्रैफिक सिग्नल पर बच्चे आ जाते हैं, अचानक से वाइपर लेके आपका वो शीशा वगैरह ऐसे साफ वाफ कर देते हैं और बोलते हैं कि पैसा दे दीजिए। तो उसके में भी क्या हुआ कि आप उसको रोके नहीं, वो आया, साफ करना शुरू कर दिया, तो भाई उसका ये साफ करना ऑफर था, और आपका ना बोलना भी यहाँ पे एक्सेप्टेंस जैसा हो गया, नहीं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भैया आपने साफ करने दिया, मतलब आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया है, ठीक है?
इम्प्लाइड ऑफर था ये, तो आपने उसकी एक्सेप्टेंस दे दी। ठीक, तो ये हो गया हमारे इम्प्लाइड की ओरल रिटन या बाई कंडक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऑफर के फीचर। ठीक, और भी हैं, ठीक है, लेकिन मैं ना इसको थोड़ा बाद में बताऊंगा। ठीक है, एक साथ इतना ज्यादा थियोरिटिकल नहीं ले जाऊंगा, ये कुछ और भी हैं इसमें। ठीक है, अभी आगे की स्लाइड्स भी प्रिपेयर हो रही हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे अकेले अभी हूँ तो थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, ये स्लाइड्स पूरा प्रिपेयर कर रहा हूँ खुद से। ठीक है, अभी धीरे धीरे ये तैयार भी हो जाएंगे। ये फिफ्थ वाला पॉइंट तक अभी हम कवर कर रहे हैं कि एक ऑफर के अंदर उसको वैलिड ऑफर बनाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का चीज करेंगे। ठीक है, एक सेकंड।